एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे चैनल पे डिस्कशन होगा कि कैसे एडवोकेट बने, क्या प्रोसेस है एडवोकेट बनने का। आपको वकील साहब बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, कौन सी पढ़ाई करनी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कह दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू हैं तो सबसे पहले अगर आपको वकील बनना है तो क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे 12th में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम अगर मैंने 12th में साइंस ली है तो क्या मैं वकील बन सकता हूँ या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि देखिए, आप 12th में कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आप उससे आपके जो करियर है, एडवोकेट करियर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि वकील बनने के लिए आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी पड़ेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, उसके बाद आप वकील बन सकते हैं। आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको ये सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में तभी आपको एंट्री मिल सकती है। तो ठीक है, आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से करिए, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है आपके एडवोकेट करियर पर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपने 12th कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है। उस अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, तो देखिए, एक होता है LSAT का एग्ज़ाम, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडिया के कुछ जो कॉलेजेस हैं वो आते हैं। तो अगर आप LSAT का एग्ज़ाम देंगे तो आपके अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो इंडिया के जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें आपको मिल सकता है एंट्री, और आप फिर अच्छे से पढ़ाई अपनी लॉ की कर सकते हैं। और एक और भी अच्छा एग्ज़ाम होता है, मीन्स जो और अच्छे लेवल का है, वो है CLAT का एग्ज़ाम। मीन्स जो CLAT का एग्ज़ाम है उसमें आपको जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एंट्री मिलेगी। LSAT भी है, CLAT भी है। CLAT है सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, LSAT है उन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को छोड़ देंगे तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो बचती हैं उनका। और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं, जैसे BHU करवाती है, DU करवाती है, और पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है, एंड हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी साउथ की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम करवाती हैं, और अगर आप एंट्रेंस को पास करते हैं फिर आपको एंट्री मिलती है। लेकिन LSAT के एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती, बहुत सारे मीन्स जो लॉ स्कूल्स हैं वो कवर हो जाते हैं। उसको अगर आप अच्छे मार्क्स उसमें आ जाते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको चांसेस मिल सकता है एंटर करने का। अब आपने यूनिवर्सिटी में एंटर कर दिया, अब आप कहेंगे तो क्या बिना एग्ज़ाम के कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमें लेगी। तो देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिना एग्ज़ाम के भी ले सकती हैं, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आप सच में एडवोकेट, एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो कोई अच्छा लॉ कॉलेज चूज़ करिए। वैसे कॉलेज का कोई वो नहीं होता है कि आपका वकील बनने के लिए कॉलेज मैटर करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका जो नॉलेज है वही मैटर करता है। लेकिन अच्छा होता है अगर आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपकी जो सोचने की शक्ति है, एक वकील बनने का जो एटीट्यूड है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है अगर कॉलेज अच्छा है तो। यही आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी आप लॉ तो सेम ही होता है, आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। फिर अब आपने कॉलेज से लॉ कर लिया, कितने साल का होता है लॉ, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो उसका जवाब ये है कि लॉ 3 साल या फिर 5 साल का होता है। मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं तो 3 ईयर का होता है। फिर मैं बता दूं, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। मीन्स ग्रेजुएशन में आपका क्या स्ट्रीम था ये मैटर नहीं करता है। आप BSc BCom और या फिर BA कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप लॉ में एंट्री कर सकते हैं। ओके, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट का वेरिएशन कोई भी नहीं है। जब आप लॉ लेंगे तब वहाँ पे आपको लॉ पढ़ाया जाएगा। बाकी कुछ नहीं मांगता है कि जैसे IIT के लिए आपको मैथ्स होना चाहिए 12th में, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ भी लें, किसी से भी 12th करें, किसी भी सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, बस आपको लॉ कॉलेज में एंट्री चाहिए। तो वहाँ पे आप एंट्री होता है 3 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर 5 ईयर का होता है जब आप 12th कर लेते हैं। वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसमें आपको BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप उनके साथ अपनी LLB को कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको जाना है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आप BBA LLB या BCom LLB ले तो आपको हेल्पफुल होगा। BA LLB अगर आप लिटिगेशन के फील्ड में आना चाहते हैं तब आपके लिए अच्छा है। बाकी ये तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कौन सी वाली LLB करना चाहते हैं। तो ये हो गया आपकी LLB। मीन्स अब आपने BA LLB या फिर LLB या BCA LLB, BBA LLB सब आपने कंप्लीट कर लिया है।
उसके बाद अब क्या करना होगा, मीन्स अगर आपने सारे सेमेस्टर पास कर लिए हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी, अब उसके बाद क्या करूँ मैं, क्या इतने से मैं वकील बन जाऊंगी? तो सुनिए, इतने प्रोसेस के बाद आप लॉयर बन सकते हैं, मीन्स जिसको एक लॉ की नॉलेज है वो इंसान बन सकते हैं, लेकिन आप एडवोकेट नहीं बन सकते। एडवोकेट बनने के लिए आपको और आगे चढ़ना पड़ेगा। वो क्या प्रोसेस है कि मीन्स अगर आपने अब डिग्री ले ली, अब आपको क्या करना है, किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर करवाना है। अब आप कहेंगे कौन से स्टेट के बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर करें, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। आप कहीं भी ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो दिल्ली में खुद को रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं, या फिर दिल्ली के रहने वाले हैं तो यूपी में या फिर मुंबई में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते। आप कहीं, मुंबई का मतलब महाराष्ट्र में, आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं होता है। ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में आपको खुद को रजिस्टर करवाना है। अब बात आती है मैडम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या लगता है। तो एक रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जो हर स्टेट की अलग अलग होती है। मैंने उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाया तो हमारी जो फीस पड़ी थी, वो जो नॉर्मल फीस होती है वो 16,000 होती है। अगर आपको अर्जेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 20,000 होता है, और सब कुछ मिला करके 25,000 कुछ पहुंच जाता है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये फीस पता चल गई, रजिस्ट्रेशन करवाना है ये पता चल गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन की लगेगी, नहीं किया है तो नहीं लगेगी। फिर आपकी BA LLB की मार्कशीट लगेगी, मीन्स आपने जो लॉ किया है उसकी सारी मार्कशीट, जितने भी सेमेस्टर होते हैं। अगर आपने 5 ईयर वाला किया है तो 10 सेमेस्टर होंगे, तो वो पूरे 10 सेमेस्टर की आपको DMCs लगानी पड़ेगी, जिनमें जो मार्कशीट मिलती है वो लगानी पड़ेगी, और जो आपकी डिग्री है उसको भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने जो हमारे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री को मान लेते हैं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, तो उसने बताया कि यार हिमजा यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री के बारे में नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल डिग्री मांग रहे हैं, और वहाँ पे जो ओरिजिनल डिग्री है उसका वेरिफिकेशन भी होता है, सब कुछ होता है। तो मैं ये कहूँगी कि हर स्टेट का प्रोसेस अपना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि मीन्स जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो सेम थी कि 10th 12th प्लस सारी जो लॉ की डिग्री, मीन्स लॉ का जो भी आपका कोर्स था उसमें जितनी भी DMCs थी वो और डिग्री। यूपी में प्रोविजनल मान लेते हैं, शायद वहाँ पे प्रोविजनल नहीं मान रहे थे, उसने ओरिजिनल डिग्री लगाई है, और अभी उसके 2 मंथ्स हो चुके हैं, अभी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पे टाइम लगता है, वो बता रहा था, वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक आपका लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपके कॉलेज से बनकर मिलता है। जब आप डिग्री लेने जाएंगे तो आप उनसे बोल देंगे कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना दीजिए, तो वो फिर वो बना देते हैं। एक एफिडेविट भी लगता है, या फिर अगर आपकी प्रोविजन, मीन्स हमारे यूपी में ये प्रोविज़न है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अपना एक एफिडेविट लगा दें कि जब हमें डिग्री मिल जाएगी तो हम आपको दे देंगे। वो DMCs के थ्रू या प्रोविजनल के थ्रू मान जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो नहीं, पूरी यूनिफॉर्म में, मीन्स आपको अपना ब्लेजर, टाई, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ये सारी चीज़ें पहनकर फ़ोटो खिंचवानी होगी, एक अच्छी सी फ़ोटो। वो आपके जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें लगी होती, वो हमेशा के लिए होती। तो मेक श्योर कि फ़ोटो थोड़ी सी अच्छी हो, सुंदर हो, जिसमें आप बाद में देखें तो आपको अच्छा लगे कि हाँ काफ़ी अच्छा लगता है। कि अगर फ़ोटो बेकार लग गई तो फिर हमेशा के लिए वो हो जाता है, फिर हमेशा वो बेकार ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपका आधार कार्ड लगेगा। मुझसे इन सारी चीज़ों की 3-3 कॉपीज ली गई थी। अब आपके मीन्स अगर दूसरा स्टेट है तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा जानकारी करके चाहिएगा। क्या पता जैसे उसका लफड़ा फंस गया ना कि उसे ओरिजिनल डिग्री चाहिए थी, हमारा तो प्रोविजनल से काम हो गया था लेकिन उसे ओरिजिनल चाहिए थी, तो फिर वो गया और ओरिजिनल लेकर आया और अभी वेरिफिकेशन में पड़ा हुआ है। तो इन सारे प्रोसेस के बाद फिर आपको एक जो एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। फिर आप एडवोकेट हो जाते हैं 2 इयर्स के लिए, और उन 2 इयर्स के अंदर ही आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। वो होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ये 2 बार होना चाहिए। मेरे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये 2 बार होना चाहिए 1 साल में। लेकिन अभी मैं अगर देखूं इसके बारे में तो ये लगभग 1 साल में 1 बार ही हो पा रहा है। जो भी उनकी वजह हो उसकी वजह से ये 1 साल में 1 बार ही हो पा रहा है। तो जब भी निकले आप भर देना। भरना कब है
आप जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे स्टेट बार काउंसिल में तब उसके बाद आप इसे भरेंगे। मीन्स जो AIB का एग्ज़ाम है उसका फॉर्म आता है, उसकी प्रॉपर फीस पड़ती है। इस बार 3500 थी, आपके आने के टाइम में पता नहीं कितनी हो, जो भी हो वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। AIB एग्ज़ाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? इंटर जो मीन्स जो 10th है उसका सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट मीन्स जो मार्कशीट मिलती है वो, आपकी जो डिग्री है वो, आपका आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद आप उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर डेट आता है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का डेट आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे नहीं मिलेगा, वो आता है, चेंज भी हो जाता है कभी कभी। फिर आप एग्ज़ाम देंगे, विदिन 1 to 2 मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है, जिससे आपको मीन्स आप AIB अगर आप पास कर ले जाते हैं तो पास का, फेल कर ले जाते हैं तो फेल का रिजल्ट आता है। इसमें कोई भी मेरिट नहीं होता है। आपका जो पास करने का क्राइटेरिया होता है AIB वो सिर्फ 40% मार्क्स होता है। मीन्स अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, और अगर आप SC ST का से हैं तो फिर आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। फिर आप मार्क्स ले आते हैं, मीन्स अगर इतने मार्क्स आए होंगे तो वो पास का रिजल्ट दिखाएगा, अगर इससे कम आएंगे तो फेल का रिजल्ट दिखाएगा। कोई मार्क्स वगैरह शो नहीं होता है रिजल्ट में, मैं अपना रिजल्ट अपलोड नहीं करूँगी, बट ऐसा है पास या फेल का ही आता है। तो आपने पास कर लिया अब AIB, तो कुछ दिनों के बाद आपको COP नंबर मिलेगा, फिर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको COP नंबर मिल जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए। एडवोकेट जो है आपके नाम के आगे जब आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तभी ऐड हो जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए है। मीन्स अगर आप COP नंबर नहीं होता है आपके पास तो आप 2 इयर्स के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना वकालतनामा लगाना है, तो उसके लिए आपका COP नंबर होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैम ये COP नंबर क्या होता है, आप बार बार COP बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है वो तो बताइए। तो COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मीन्स एक सर्टिफिकेट है जो आपको ऑथराइज करता है कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले आपको अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप COP नंबर नहीं है तो आपका सीनियर जिसके पास COP नंबर है उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद एक आप एडवोकेट का टैग मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकेंगे COP नंबर मिलने के बाद। एक और क्वेश्चन है, क्या COP नंबर मिलने से पहले हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, बट अपने एडवोकेट के साथ ही कर पाएंगे। मीन्स आपका जो सीनियर है उसके साथ कर पाएंगे, आप अपना इंडिपेंडेंट वकालतनामा नहीं फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपका एडवोकेट बनने का। तो क्या अब आपका ये भी सवाल है, क्या इतना करने के बाद हम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो देखिए, AIB एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन्स किसी भी लोअर कोर्ट से लेकर के, लोवेस्ट कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट जो कि हाई कोर्ट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए उसमें अलग प्रोसेस है थोड़ा सा। वो क्या प्रोसेस है वो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है। ओके, तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि आपको अगर एडवोकेट बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा। ओके, थैंक यू। ये तो हो गया एडवोकेट कैसे बने, लेकिन एडवोकेट बनने के प्रोसेस में और क्या क्या करें जिससे आपकी एडवोकेट बनने की जर्नी जो है वो और अच्छी हो जाए, या फिर जब आप एडवोकेट बन जाएं तो आपको और अच्छा और नॉलेजेबल फील हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। दूसरी वीडियो के लिए वेट करिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ एडवोकेट ही बनना चाहते हैं तो वो तो हो गया, लेकिन एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।